जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। किस तरह से मैंने बिहार पुलिस एग्जाम क्रैक किया, मैंने क्या टाइम टेबल अपनाया था, किस टीचर से पढ़ा था, कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया था, वो सारा मैं नोट्स करके रखा हूँ और वो सभी आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे उम्मीद है बस यह एक वीडियो यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपका बिहार पुलिस एक बार में एग्जाम निकलेगा। और बस आपको ये जो मैं ये टिप्स इसमें लिखा हूँ वो सब बस आपको फॉलो करना है। मात्र 3 महीनों में आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सारा चीज वन बाय वन बताता हूँ। तो दोस्तों, बिहार पुलिस में जो आगामी 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है उसमें मैं आपको अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ। कैसे मैंने 3 बार एग्जाम क्रैक किया, ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ। क्या टाइम टेबल है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या प्रश्न उत्तर है। मतलब आप ये समझ लीजिए आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं परीक्षा का लेवल क्या है। ये आपको परीक्षा जो है बिहार पुलिस का 10th लेवल की परीक्षा होती है। ठीक है, 10th लेवल की एग्जाम होती है और इसमें नो निगेटिव नहीं रहती है और 100 नंबर का से प्रश्न किया जाता है। परीक्षा का स्तर देखते हैं। सबसे पहले आपको ओमार बेस्ड 100 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें आपको कुल 2 घंटा का टाइम दिया जाता है। इसमें निगेटिव नहीं रहती है। ठीक है, आप 100 में 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाता है और पीईटी भी आपको 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आपका फाइनल मेरिट इसी के आधार पर बनता है। ठीक है, पीईटी के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है और यह मेरिट लिस्ट पीईटी के आधार पर ही बनता है। ठीक है, पीईटी आपका जो 100 मार्क्स का होता है उसी के आधार पर बनता है। 100 मार्क्स का होता है, आप उसमें कितना नंबर उठाते हैं उसके अनुकूल ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पीईटी में क्या होता है। ठीक है, हम लोग का मेन फोकस है एग्जाम पे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं पीईटी में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए पीईटी में जो है बॉय एंड गर्ल दोनों का मैं आपको बताता हूँ। रनिंग 50 अंक का कुल होता है, पीईटी कुल 100 अंक का होता है, ये आपको पता है, जिसमें से रनिंग 50 अंक का, बॉय का जंप 25 अंक का और गोला 25 अंक का। ठीक है, कुल 100 अंक। वही बात कर लेते हैं गर्ल का। रनिंग 50 अंक, जंप 25 अंक और गोला 25 अंक, कुल इसका भी 100 नंबर का। ठीक है, और लड़का को जो है रनिंग 320 मीटर के ट्रैक पर 5 चक्कर दौड़ाया जाता है। ठीक है, 320 मीटर का ट्रैक रहता है, इस पे 5 चक्कर लड़का को दौड़ना होता है। वहीं गर्ल की बात कर लेते हैं। 333 मीटर के ट्रैक पे 3 चक्कर लड़की को दौड़ना होता है। ठीक है, 333.3 मीटर के ट्रैक पर 3 चक्कर दौड़ना होता है। अब थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। रनिंग आपका कुल 50 अंक का होता है। यदि इसमें से आप 5:40 से 6 मिनट के अंदर में पास करते हैं तो आपको कुल 20 अंक दिया जाता है। 5:20 से 5:40 के अंदर में यदि आप पहुंचते हैं तो आपको कुल 30 अंक दिया जाता है और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में पहुंचते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाता है। वहीं आप यदि 5 डाउन मारते हैं तो आपको कुल 50 अंक रनिंग में दिया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं लड़की की। लड़की यदि 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के अंदर में पहुंचती है तो उसे कुल 20 अंक दिया जाता है। वहीं 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में पहुंचती है तो उसे कुल 30 अंक दिया जाता है। वहीं 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच पहुंचती है तो कुल 40 अंक दिया जाता है। वहीं यदि कोई 4 डाउन मारती है तो उसे कुल 50 अंक दिया जाता है। मैंने आपको बताया था रनिंग, उसके बाद जंप और गोला। तो अब बात कर लेते हैं जंप की। जंप आपका कुल 25 अंक का होता है, बॉय का, गर्ल का भी 25 अंक का होता है। ठीक है, यदि कोई लड़का 4 फीट जंप करता है उसे कुल 13 अंक मिलता है। ठीक है, वहीं 4 फीट 4 इंच यदि जंप करता है तो उसे कुल 17 अंक मिलता है। वहीं 4 फीट 8 इंच जंप करता है तो उसे कुल 21 अंक मिलता है। वहीं यदि 5 फीट जंप करता है तो उसे कुल 25 अंक मिलता है। यही बात कर लेते हैं लड़की की। लड़की यदि 3 फीट जंप करती है तो उसे कुल 13 अंक मिलता है। यदि 3 फीट 4 इंच जंप करती है तो उसे कुल 17 अंक मिलता है। 3 फीट 8 इंच जंप करती है तो उसे कुल 21 अंक मिलता है। और यदि लड़की 4 फीट जंप करती है तो उसे कुल 25 अंक मिलता है। ठीक है, वहीं गोला की बात करते हैं। गोला यदि लड़का 16 फीट फेंकता है तो उसे कुल 9 अंक, 17 फीट फेंकने पर 13 अंक, 18 फीट फेंकने पर 17 अंक, 19 फीट फेंकने पर कुल 21 अंक, वहीं 20 फीट प्लस फेंकने पर 25 अंक मिलता है। ठीक है, लड़की में वही यदि गोला 12 फीट फेंकती है तो उसे कुल 9 अंक मिलता है। 13 फीट जो भी है ये प्लस में। ठीक है, 13 फीट प्लस फेंकती है तो कुल 13 अंक, 14 फीट प्लस फेंकती है तो कुल 17 अंक, 15 फीट प्लस फेंकती है तो कुल 21 अंक, 16 फीट प्लस फेंकती है तो कुल 25 अंक। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया रनिंग, जंप, गोला में क्या क्या होता है और क्या इसका टाइम है। तो आपको पीईटी में जो है कुल टारगेट, क्योंकि पिछले बार का जनरल का कटअप 76 गया था तो आपको इस बार भी पीईटी में 76 का टारगेट लेके चलना है।
लेकिन अभी हम लोग का मेन टारगेट है एग्जाम। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या सिलेबस है, कैसे क्या पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है। तो आप सभी को पता है एग्जाम ओएमआर बेस्ड होता है और कुल 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको समय कुल 2 घंटा का मिलता है, ठीक है। और पैटर्न जो इसका है एनसीईआरटी पैटर्न पर 10th लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। और इसमें आपको टारगेट कितने का रखना है, 80 प्लस का ही टारगेट रखना है एग्जाम में। मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में आप यदि 80 प्लस का टारगेट रखते हैं तो पूरी तरह से सेफ रहेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेता हूँ इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें आपको सोशल साइंस से कुल 40 अंक पूछे जाते हैं, साइंस से कुल 30 अंक पूछे जाते हैं, ठीक है। वही मैथ में कुल 8 अंक पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में कुल 7 अंक पूछे जाते हैं। करेंट में कुल 6 से 7 अंक की प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में 6 से 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और वहीं बात कर लेते हैं कंप्यूटर में 2 से 3 अंक का पूछा जाता है। कुल आपसे 100 अंक पूछा जाता है। मैं अब थोड़ा डिटेल्स में आपको समझा दूं। सोशल साइंस आपका कुल 40 अंक का पूछा जाता है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, ठीक है। इतिहास में आपको मेनली क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है और आधुनिक इतिहास पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन 9 के बराबर पूछता है, 1 और 2 पूछता है, उसका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ये सारी बातें बताऊंगा, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भूगोल की। भूगोल या ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो सारे देखना है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जो भी हाईलाइट्स पॉइंट है, ठीक है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है और याद करना है, ठीक है। उसके बाद साइंस और प्रौद्योगिकी, वैसे ये तो साइंस में आ जाता है, लेकिन आपको ये भी देख लेना है इसमें, जैसे कि आपको इसरो, परमाणु अनुसंधान, ठीक है, ये वगैरह पूरा ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये सभी से क्वेश्चन बार बार आता है, जैसे PSLV, GSLV, ठीक है। और उसके बाद कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर भी आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। इससे कुल आपको 40 प्रश्न पूछा जाता है। आपका इसमें से टारगेट कम से कम 30 अंक का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं साइंस की, क्योंकि सोशल साइंस 40 अंक का पूछा जाता है और साइंस 30 अंक का पूछा जाता है। बिहार पुलिस एग्जाम क्रैक करने के लिए सोशल साइंस और साइंस ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप ये दोनों में 70 नंबर में आप कम से कम 55 से 60 भी स्कोर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम एक ही बार में निकल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस आपका कुल 30 अंक का पूछा जाता है। सोशल साइंस मैंने आपको बता दिया 40 अंक का, और इसमें साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इससे 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसका मैं आपको मेन टॉपिक बता देता हूं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। यूनिट, मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, उसके बाद दाब, विद्युत धारा, प्रकाश, etc। ये सारे कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है, लेकिन आपको सारा पॉइंट ध्यान से देखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं वहीं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट्स जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, उससे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन और उसके यौगिक, धातु अधातु, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल, भस्म, लवण, etc, ठीक है। मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हूं, लेकिन आपको सारा क्लियर करना है, और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे तो वो सारा क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कोशिका, आनुवंशिकी, ह्यूमन बॉडी, पोषण, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव रोग, ठीक है, etc। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखा, लेकिन आपको ऑल, ठीक है, ऑल देखना है, ठीक है, और याद भी करना, और किस तरह याद करना मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सोशल साइंस आपका कुल 40 अंक का पूछा जाता है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। साइंस आपका कुल 30 अंक का पूछा जाता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यदि हो सके तो आप एनसीईआरटी एक बुक ले ले, या फिर एनसीईआरटी का MCQ करें, जो कि मैं आपको यूट्यूब पर करवाता हूँ, ठीक है। यदि हो सके तो आप सोशल साइंस और साइंस का MCQ लगा ले, ठीक है, क्योंकि यदि MCQ भी लगा लेते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि मैं आपको यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और टेलीग्राम पे आपको MCQ पर डे मिलता है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा मैथ, हिंदी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सबसे कितना प्रश्न पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपसे कुल 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका हाईलाइट्स पॉइंट्स मैथ देखिए कुछ कम ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको पूरा मैथ का फाउंडेशन नहीं करना है, बस कुछ टॉपिक्स है जो कि बार बार रिपीट होता है, जैसे परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है,
CISI हो गया, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद चाल, दूरी, समय हो गया, एज से हो गया और मेंसुरेशन से हो गया। ये सारे कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो आप 5 से 6 नंबर आराम से उठा लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में आपसे कुछ 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ठीक है, उसके बाद क्रिया विशेषण, पर्यायवाची, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये सारे टॉपिक्स आपको व्याकरण से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद करंट या तो आप कुमार गौरव का देख सकते हैं, सुबह 6 बजे यूट्यूब पे फ्री करवाते हैं, या तो आप एक SPD का बुक आता है, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हैं विगत 1 वर्ष का। यदि आपका मान लीजिए एग्जाम सितंबर में है, ठीक है, सितंबर में, तो आप पिछले एक साल तक का करंट अफेयर देख सकते हैं, 2025 सितंबर से 2026 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 6 से 7 प्रश्न इसमें भी रहता है। उसके बाद कंप्यूटर में 2 से 3 प्रश्न। आपको एग्जाम में कम से कम टारगेट 75 और 80 के बीच में ही करना है, ठीक है। और इतना मैंने जो टॉपिक बताया, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो। चलिए अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा सवाल रहता है, कब क्या पढ़ें जो याद रहे। आप मॉर्निंग सुबह 6 से 8 सोशल साइंस को देखिए, ठीक है। सोशल साइंस में मैंने आपको बता दिया क्या क्या देखना है, ठीक है। उसके बाद खाना खा के रेस्ट वगैरह करके फिर 10 से 12 साइंस को देखिए, ठीक है। और कैसे पढ़ना मैं आपको अभी और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 आप साइंस देख लीजिए, नोट्स शॉर्ट्स भी बनाते रहिए। उसके बाद 2 से 4 आप हिंदी, करंट अफेयर और लूसेंट का विविध, ये भी आपको देखना है। उसके बाद शाम में 6 से 9 मैथ। उसके बाद जितना भी दिन भर पढ़े ऑल रिवीजन, ठीक है, इतना आपको करना है। और मैंने आपको जो भी बताया है ये सब NCERT पैटर्न पर ही करना है, ठीक ना। NCERT पैटर्न पर ही सारा प्रश्न देखना है, क्योंकि NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, ठीक ना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जिसके जरिए आप अपना सिलेबस पे और ही ज्यादा पकड़ बना लेंगे, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। आप 75 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे। और ये टिप्स क्या है, देखिए आप जो भी पढ़े पर डे कोशिश कीजिए उसको रिवीजन करने की, ठीक है। उसके बाद जहां तक हो सके शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, क्योंकि शॉर्ट्स नोट्स आप एग्जाम के टाइम आराम से देख पाएंगे, क्योंकि उसमें कम डेटा रहता है, तो आप आराम से कम समय में रिवीजन और रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कमजोर चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये बात सिर्फ साइंस और सोशल साइंस की ही है। मैथ वगैरह के लिए मैंने आपको जो चैप्टर बताया बस उतना ही करना है। सोशल साइंस और साइंस को थोड़ा अच्छे से देखना है, NCERT बेस्ड ही देखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, NCERT बेस्ड ही पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका है सप्ताह में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाए। अब ये मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, या तो आप ऑफलाइन बुक ले लीजिए, या तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन टेस्ट लगाता हूं टेक्स्ट बुक का, ठीक है। आप भी चाहे तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगा सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पे ये खासियत है, आप जो चैप्टर आपका खत्म हुआ वो चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं, या फिर फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, या तो PYQ का टेस्ट दे सकते हैं। इस पे ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको फिर यहाँ बता दिया कि पिछले साल का PYQ पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, देखना है और उसका टेस्ट लगाना है। और जो भी आप टेस्ट लगाए उसका अच्छा से एनालिसिस करना है, ठीक है। यदि दोस्तों इतना चीज आप फोकस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आप मात्र 3 महीना में ही अपने सिलेबस को पूरी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी देता रहूंगा, जिसके जरिए आपकी तैयारी और भी बेहतर हो। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आपको हमारी ये पर्सनल एक्सपीरियंस कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप ये टिप्स को फॉलो करके एक ही बार में मात्र 3 महीना में बिहार पुलिस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद।